नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल और बढ़ाया। सरकार का देश विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। मेघालय मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित सीमा विवाद पर 3 क्षेत्रीय समितियों के सुझावों को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गोवा में कांग्रेस ने आज 5 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और एशले बार्टी सिंगल्स के तीसरे दौर में और पार्ल में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 297 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं मुकेश कुमार। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे इरेडा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे इरेडा की कुल संपत्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को अतिरिक्त वित्त पोषण करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे इरेडा की वित्तीय जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे इरेडा को कर्ज देने और बाजार से पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस फैसले से इस क्षेत्र में हर साल 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद 3 साल और बढ़ाने को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर लगभग 43 करोड़ 68 लाख रुपए का भार आएगा। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ये सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन भी करता है और विशिष्ट शिकायतों के मामलों की जांच करता है। मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित 973 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी गई है।
कोविड महामारी के संदर्भ में अक्टूबर 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना को मंजूरी दी गई थी। सरकार भारत विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने 20 ऐसी वेबसाइटों की पहचान की है जो पड़ोसी देश से चलाई जा रही हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि ऐसी वेबसाइटों को बंद किया जाएगा। मेघालय मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित सीमा विवाद के संबंध में 3 क्षेत्रीय समितियों के सुझावों को मंजूरी दे दी है। मेघालय सरकार कल गृह मंत्री को असम सरकार के सुझावों के साथ अपनी सिफारिश सौंपेगी। आज शिलंग में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि सीमा विवाद के हल के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा लोगों की भावनाओं और विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले सुझाव में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि युवा अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल कोविड के 2,82,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 93.88% है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 रोगी सामने आए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि एहतियाती डोज लेने वाले लोगों में कोविड का खतरा कम होता है। डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए हैं। जब वैक्सीनेशन लगता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है कम हो जाती है, तो हमें बूस्ट करना होता है और बूस्ट करने को ही बूस्टर डोज बोलते हैं। जैसे ही बूस्टर डोज लगेगा तो आपकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बन जाएंगी। और हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव और बाहर के देशों में भी एक्सपीरियंस किया कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी होती है, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत कम सीवियर होता है, उनको जान जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेज गति से हुआ है। इसे देखते हुए संक्रमितों और उनके संबंधों का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर टेड्रोस ने इस भ्रांति के प्रति भी चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर है और इससे उत्पन्न चुनौती समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह नए वेरिएंट से 1,80,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल और बढ़ाया। सरकार का देश विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। मेघालय मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित सीमा विवाद पर 3 क्षेत्रीय समितियों के सुझावों को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गोवा में कांग्रेस ने आज 5 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और एशले बार्टी सिंगल्स के तीसरे दौर में और पाल में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 297 रन का लक्ष्य दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में अपना दल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के साथ संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन चुका है। सामाजिक प्रगति के मामले में भी राज्य सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री नड्डा ने कहा कि अब राज्य में कानून का शासन है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। अनुप्रिया पटेल ने पिछड़े वर्ग और दलितों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की सराहना की। संजय निषाद ने मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का समर्थन एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। नई दिल्ली में श्रीमती अपर्णा यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 निवर्तमान विधायकों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिनमें विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और शरदवीर सिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस क्षेत्र में पहले चरण में मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार के तहत आज प्रदेशवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का शुभारंभ किया। इस बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी के लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए कल शाम तक 77 पर्चे दाखिल किए गए। पर्चे शुक्रवार तक दाखिल किए जा सकते हैं। दिवंगत प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के भाई सेवानिवृत्त कर्नल विजय रावत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 5 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने सालीगांव विधानसभा सीट से केदार नाइक को मैदान में उतारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी और उसके साथी संदीप कुमार के निवास से कुछ संपत्तियों के दस्तावेज और 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की। ये छापे बालू के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मारे गए थे। 4 करोड़ रुपए भूपेंद्र सिंह के घर से और 2 करोड़ रुपए लुधियाना में संदीप कुमार के घर से मिले हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 3,54,075 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि बिना लाइसेंस वाले 27 हथियार भी जब्त किए गए हैं। राज्य में 2 करोड़ रुपए की शराब और 16 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी के अलावा 44 करोड़ 49 लाख रुपए के नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रमिक वर्ग की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। श्री यादव ने आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संगठनों और संघों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में उनकी समस्याएं सुनी। बैठक में निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों, कपड़ा श्रमिकों, नगरपालिका श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, पथ विक्रेताओं, ईंट भट्टा श्रमिकों और रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री यादव ने कहा कि सरकार असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल 200 दिन के भीतर असंगठित क्षेत्र के लगभग 23 करोड़ श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। भारत ने पहले से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों के संचालन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। कुछ चुनिंदा हवाई मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर प्रमुख भाषण भी देंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। ब्रह्म सनातन तुमी है निखिल पालन निखिल तारण
निखिल जनमंगल कारण। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्रनाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा, विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्रनाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्रनाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की। उस पुस्तक में अद्वैतवाद और तर्क शास्त्र पर बल देने वाले आदि धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। वे सिद्धांत व्यक्तिगत ध्यान पर केंद्रित थे, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। 1860 के दशक में देवेंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए, जहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और ब्रह्मवाद की सीमाओं पर चिंतन किया। कई वर्ष उपरांत रविंद्रनाथ ने उसी स्थान पर अपने स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम समय तक देवेंद्रनाथ भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय की स्मृति को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानियों हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों 19 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। हुकुमचंद जैन का जन्म 1816 को हिसार जिले के हांसी में हुआ था। वे दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उन्हें 1841 में हांसी और करनाल जिले के कुछ क्षेत्रों का कानूनगो नियुक्त किया गया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुनकर वे दिल्ली पहुंचे। वे मुगल दरबार में देशभक्त नेताओं की सभा में शामिल हुए, जिसमें तांत्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी भी आए थे। उन्होंने हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष चलाने का प्रस्ताव रखा और हांसी वापस आने पर सेना को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश संचार प्रणाली पर धावा बोला और साधारण हथियारों से लैस अपने सैनिकों के माध्यम से ही अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने साथी मिर्जा मुनीर बेग के सहयोग से मुगल शासक को पत्र लिखा और उनसे सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन इस बीच दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और मुगल रिकॉर्ड में उनके तथा मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षर वाला पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश कमिश्नर ने तुरंत हिसार के कलेक्टर को लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके घरों पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। दोनों शहीदों को आकाशवाणी का शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से कल मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट और सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को 190 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का आदान प्रदान किया जाएगा। लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आज से mcc.nic.in पर नीट स्नातक काउंसलिंग 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। पात्र उम्मीदवार 24 जनवरी 2022 तक नीट काउंसलिंग 2021 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 60,099 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,938 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 74 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 63,700 रुपए प्रति किलो हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ आज अपना 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। 2006 में आज ही के दिन एनडीआरएफ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदाओं से निपटने में सक्षम दुनिया में सबसे बड़ा एक समर्पित बल है। इसका आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई दी है। पाल में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 297 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31 ओवर में 3 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 296 रन बनाए। केएल राहुल को इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। नडाल ने जर्मनी के यानिक हैनेफमैन को पराजित किया। वहीं विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी ने इटली की लूसिया ब्रोंजेट्टी को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और रोजर वेस्लिन की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय सानिया ने 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा है कि टेनिस कोर्ट में यह उनका आखिरी साल होगा। सानिया महिला सिंगल्स की रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचने वाली अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल और बढ़ाया। सरकार का देश विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। मेघालय मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित सीमा विवाद पर 3 क्षेत्रीय समितियों के सुझावों को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास परियोजनाओं का कल संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी।
गोवा में कांग्रेस ने आज 5 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। और पार्ल में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 297 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।